हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वाली वीडियो में हम होंडा शाइन का इंजन है उसको डिसमेंटल करने वाले हैं। ये इंजन पहले किसी और मैकेनिक ने रीबिल्ड किया था और इसमें सिलेंडर किट नया इंस्टॉल करने की जगह पे रीबोर कराया हुआ है। और होंडा शाइन एक काफ़ी स्मूथ बाइक आती है ओवरऑल, जिसने चलाई है उसको पता है, लेकिन इस इंजन में वो स्मूथनेस कहीं भी फील नहीं होती है, तो उसकी वजह से इसको फिर से रिबिल्ड करना है। तो हम इसको पूरा डिसमेंटल करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा पार्ट है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद इसको फिर से रिबिल्ड करेंगे। इस वाली वीडियो में इसकी डिसमेंटलिंग की जो प्रोसेस है वो शो करने वाला हूं मैं। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा इसकी जो डिसमेंटलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे इसकी जो है पाइप है इसको निकालने से। ये 10 मिलीमीटर के 2 बोल्ट्स हैं जिनकी हेल्प से ये होल्ड हो रखी है। वैसे ये पाइप हेड को खोलने के लिए नेसेसरी नहीं है, ये बस अच्छे से इसका थोड़ा इंस्पेक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से मैं खोल रहा हूँ। इसमें यहाँ पर एक ओरिंग लगी रहती है, तो मेक श्योर वो आप जब इसको निकालें तो साथ में निकले। उसके बाद ये 2 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको खोलना है। और यहाँ पर 2 ऑयल सील टाइप ओरिंग्स हैं वो लगी रहती हैं, तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलेंगी, लेकिन मेक श्योर अगर ये डैमेज हैं तो आप इनको रिप्लेस कर दें। उसके बाद जो हेड का कवर है उसको थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और ये इसका हेड कवर का गैस्केट है, तो मेक श्योर ये डैमेज ना हो। अब बारी आती है स्पार्क प्लग की। तो इसके लिए 16 मिलीमीटर का एक डीप सॉकेट है मेरे पास, जो कि स्पेसिफिकली स्पार्क प्लग को ओपन करने के लिए है। बाकी इस इंजन के लिए आप एक नॉर्मल 16 मिलीमीटर का स्पैनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो क्लोज टाइप हो। ये रहा स्पार्क प्लग। उसके बाद यहाँ पर एक ओरिंग लगी हुई है, तो मेक श्योर आप इसको निकाल लें कुछ इस तरीके की। और उसी टाइप की दूसरी ओरिंग यहाँ पर लगी रहती है जो सिलेंडर हेड का कवर है उसके ऊपर, तो मेक श्योर आप इसको भी इंस्पेक्ट कर लें। उसके बाद जो इंस्पेक्शन कवर के बोल्ट्स हैं उनको खोलना है। तो ये 6 मिलीमीटर का एलन बोल्ट है और ये 10 मिलीमीटर का। इसके साथ इसकी जो ओरिंग है मेक श्योर आप उसको भी निकाल लें। उसके बाद इस वाले बोल्ट को निकाल लेते हैं और इसकी भी ओरिंग निकालनी है। उसके बाद एक 19 मिलीमीटर का सॉकेट लेंगे और इसका जो मैग्नेट का बोल्ट है उसके ऊपर उसको लगा देंगे। फिर जो रैचेट है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसकी हेल्प से जो कैमशाफ्ट है वो भी रोटेट होगी। और उसके बाद एक एक करके ये जो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं 2 कैमशाफ्ट स्प्रोकेट के ऊपर, इनको बारी बारी से थोड़ा सा लूज करना है। ये हो गया एक और ये दूसरा हो गया। और उसके बाद जो टाइमिंग चेन टेंशनर है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका जो है 10 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें जब इसको रीअसेंबल करेंगे तब काम आएगा। और उसके बाद ये जो 8 मिलीमीटर के दोनों बोल्ट्स हैं इनको लूज़ करना है, और लूज़ होने के बाद इनको बारी बारी से निकाल लेना है। साथ ही साथ इसका जो गैस्केट है उसको भी आप माइंड में रखें। उसके बाद फिर से जो 17 मिलीमीटर का स्पैनर है उसको मैग्नेट का जो नट है उसके ऊपर लगाना है, और जो कैमशाफ्ट है उसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। फिर जो 8 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको निकाल लेंगे, और फिर जो स्प्रोकेट है कैमशाफ्ट का उसको होल्ड करके फिर से रोटेट करेंगे, और फिर जो दूसरा 8 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको भी निकाल लेंगे। और अभी यहाँ पर अगर आप हाफ इंजन रीबिल्ड करने वाले हैं, मतलब कि आप जो क्रैंकेस है उसको नहीं खोलने वाले हैं, सिर्फ जो सिलेंडर किट है उसी को आप रिप्लेस करने वाले हैं या फिर रीबोर करने वाले हैं, तो जो टाइमिंग चेन है उसको आप किसी वायर की हेल्प से बांध करके, वो जो वायर है उसको जो एग्जॉस्ट का स्टड आता है वहाँ पर बांध सकते हैं। मेरे केस में मुझे पूरा इंजन डिसमेंटल करना है, तो मैं जो कैमशाफ्ट का स्प्रोकेट है उसको निकाल के और जो टाइमिंग चेन है उसको नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ। और ये हमारा टाइमिंग चेन का स्प्रोकेट। और अब बारी आती है जो सिलेंडर हेड है उसको निकालने की। और सिलेंडर हेड को निकालने से पहले आप चाहें तो कैमशाफ्ट जो रोकर्स हैं और वाल्स हैं उनको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इन सबको बाद में निकालने वाला हूँ, बिकॉज इनमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़ नहीं है। इनको खाली आपको बोल्ट्स हैं उनको लूज़ करना है और फिर जो चीज़ें हैं वो आप डिसमेंटल कर सकते हैं। तो अब मूव ऑन करते हैं जो सिलेंडर हेड है उसको निकालने की तरफ। तो 4 बोल्ट ये हैं 12 मिलीमीटर के, इनको खोलना है, लेकिन उससे पहले ये 2 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको खोलेंगे। और अभी ये जो 4 बोल्ट्स हैं इनकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इनको हमें क्रिस क्रॉस पैटर्न में ओपन करना है, और इनको निकालने से पहले मुझे पता है कि मुझे इसका सिलेंडर हेड है उसको भी अच्छे से थरली इंस्पेक्ट करना है। तो मैं 8 मिलीमीटर के ये 2 बोल्ट्स और 10 मिलीमीटर का ये एक बोल्ट है, इन तीनों को लूज़ कर लूँगा, जिससे कि मुझे बाद में इनको खोलने में आसानी होगी।
और इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में खोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो हेड है उसका जो सरफेस है उसको डैमेज नहीं करना चाहते। उससे होगा क्या कि जो सिलेंडर है और जो सिलेंडर हेड है उसका जो सरफेस है जहाँ पर हेड गैस्केट लगता है वहाँ पर डैमेज होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जब ये चारों बोल्ट्स एकदम लूज हो जाएं तब आप इनको इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। इसके साथ एक वॉशर निकलेगा और इसी तरीके से चारों को निकालना है और इनके साथ इनके जो वॉशर्स हैं वो भी निकलेंगे। और मीनवाइल ये सब कर रहे थे उसी टाइम पे एक डाउल है जो कि रह गई थी, उसको भी निकाल लेते हैं। और अभी जो सिलेंडर हेड है उसको हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा हम बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे और उसके बाद इसको पुल आउट कर लेंगे। अब इसमें इतनी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज इसमें जो एनाबोन जेल है वो यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से ये सरफेस है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्टिक हो गया है। सेपरेशन के लिए मैं एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसको कहाँ पर यूज़ करना और कहाँ पर नहीं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेक श्योर आप इसको किसी भी ऐसी जगह पे यूज़ ना करें जहाँ पर गैस्केट्स वगैरह लगने वाले हों या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो कि डैमेज होने के चांसेस हों। और जिस हिसाब से जो कार्बन डिपॉजिट है वो इसके ऊपर से रिमूव हो रहा है उसको कंसिडर करते हुए इसका इंजन है वो काफ़ी रिसेंटली रिबिल्ड हुआ है। और दूसरी चीज़ इसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो काफ़ी रिच रहा है बिकॉज कार्बन डिपॉजिट है वो इतना ईजिली क्लीन होने के सिर्फ 2 ही रीजंस होते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में और जो सिलेंडर है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, तो जो सिलेंडर हेड है उसमें से एक डाउल निकाल लेते हैं जो कि रह गई थी और ये रही दूसरी वाली डाउल। और उसके बाद जो हेड गैस्केट है उसको निकालते हैं और उसके बाद जो गाइड है टाइमिंग चेन की एक साइड की वो निकल जाएगी और उसके बाद जो सिलेंडर है उसको ऊपर की साइड पुल आउट करते हैं। और अभी इसकी जो डाउल्स हैं उसको निकाल लेते हैं और ये रही दूसरी वाली। और अभी बारी है इसकी जो सर्क्लिप है उसको निकालने की, ये रही। और उसके बाद इसकी जो पिस्टन पिन है उसको निकाल लेते हैं। और अगर आप जो पिस्टन है उसको फिर से काम में लेने वाले हैं देन मेक श्योर कि आप जो पिस्टन पिन है उसको निकालते टाइम ना तो पिस्टन पिन के ऊपर स्क्रैचेस करें और ना ही जो पिस्टन है उसके ऊपर और ना ही जो कनेक्टिंग रोड है उसके ऊपर। और अभी जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है क्रैंकेस का उसमें सबसे पहले जो गियर शिफ्ट का जो इंडिकेटर है जो कि न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है उसको खोलते हैं। तो इसमें 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगे हुए हैं और बोल्ट्स को निकालने के बाद इसको थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ मूव करना है और उसके बाद ही निकल जाएगा। और इसमें यहाँ पर एक ओरिंग लगी रहती है तो मेक श्योर आप उसको भी चेक कर लें जब आप इसको निकालें। और साथ ही साथ इसकी जो ये कैप है जो कि न्यूट्रल पोजीशन इंडिकेटर को ट्रिगर करती है उसको निकालना है और इसमें एक छोटी सी स्प्रिंग भी निकलेगी तो मेक श्योर आप उसको भी इसकी जो कैप है उसके साथ निकाल लें। और उसके बाद ये जितने भी 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इन सबको हमें ओपन करना है। आप इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में लूज़ करें। और जब आप इन सारे बोल्ट्स को लूज़ कर लें तब आप इनको इंडिविजुअली रिमूव कर लें। और बोल्ट्स रिमूव करने के बाद जो LH कवर है उसको हमें निकालना है। अब बिकॉज इसमें अगेन जेल लगा रखा है तो उसकी वजह से इसको थोड़ा प्राई आउट करना पड़ेगा। नॉर्मल अगर गैस्केट लगा रहता तो ये काफ़ी आसानी से निकल जाता। एंड फाइनली हम इसको निकाल सकते हैं। और जब आप इसको निकालेंगे तो उस टाइम ये जो शाफ्ट है ये जो LH कवर है चांसेस हैं कि इसके साथ निकल जाएगी। जो स्टार्टर मोटर है उसके साथ में इसका एक ड्राइव गियर लगा रहता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा वॉशर लगा रहता है और उसके अंदर ये जो शाफ्ट है ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल्ड होती है। तो जो LH कवर है उसके अंदर हमें सिर्फ जो डाउल है उसको निकालना है और फिर एक डाउल यहाँ पर रह गई थी उसको निकाल लेते हैं। और अब बारी आती है जो मैग्नेट है उसको रिमूव करने की। तो उसके लिए मैं एक यूनिवर्सल मैग्नेट होल्डर है उसको यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले बेसिकली इसका जो नट है उसको रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो मैग्नेट होल्डर है मैं उसको इसके ऊपर लगा करके टाइट कर दूंगा। और फिर जो मैग्नेट होल्डर है उसको होल्ड करके एक 19 मिलीमीटर का सॉकेट लेना है और उसकी हेल्प से जो है नट है इसको लूज़ कर लेंगे। और इस नट के साथ इसका एक वॉशर है उसको भी निकालना है। ऑलराइट, तो अभी बारी ये जो मैग्नेट है उसको निकालने की। तो उसके लिए एक मैग्नेट पुलर स्पेशल टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं
तो सबसे पहले इसका ये वाला जो पोर्शन है, इसको जो मैग्नेट है उसके अंदर यहाँ पर थ्रेड्स बने हुए हैं, तो उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद इसकी जो है पुली है उसकी हेल्प से इसको क्लॉकवाइज टाइट करेंगे और फिर जो मैग्नेट है अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाहर निकल जाएगा। और कुछ इस तरीके से जो मैग्नेट है वो निकल जाएगा। तो अभी जो मैग्नेट होल्डर है और जो मैग्नेट पुलर है उसको मैग्नेट से अलग कर लेंगे और उसके बाद जो आगे की स्टेप है वो कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेट तो कुछ आप इस तरीके से बाहर की साइड पुल करेंगे तो निकल जाएगा। और उससे पहले ये वाला जो गियर था जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, एक बार उसको निकाल लेता हूँ बिकॉज़ चांसेस हैं कि ये गिरेगा, बिकॉज़ इसका जो फ्लाई व्हील है जो कि मैग्नेट से अटैच है वो इसके साथ ही निकलेगा। तो अभी जो फ्लाई व्हील है बेसिकली स्टार्टर गियर है, ये वन वे क्लच जिसको बोलते हैं, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके बाहर निकाल लेंगे। और चांसेस हैं कि इसके अंदर जो बॉल्स लगी हुई हैं और जो स्प्रिंग्स हैं वो बाहर निकल जाएं, तो आप एक बार उनको चेक कर लेना। तो अभी ये जो टूल्स हैं इनको मैग्नेट से सेपरेट कर लेंगे, जो कि उतना ही सिंपल है जितना इनको इंस्टॉल करना था। और राइट, तो जो स्टार्टर का प्राइमरी गियर है उसके अलावा जो फ्लाई व्हील है उसको निकाल लिया हमने, और साथ ही साथ ये जो वॉशर था इसको भी निकाल लिया है। अभी जो ये वाली शाफ्ट है इसको निकालेंगे और उसके बाद ये जो नीडल बेरिंग है, ये कुछ केसेस में जो फ्लाई व्हील है उसके साथ निकल जाता है, बट इस केस में ये रह गया था तो हम इसको निकाल लेंगे। और अभी बारी है जो ये क्वार्टर पिन है इसको निकालने की, और ये रही वो पिन। और अभी बारी है जो टाइमिंग चेन है उसको निकालने की, लेकिन उससे पहले इसको जो होल्ड करने के लिए जो गाइड और कुछ सपोर्ट के लिए क्लैंप्स लगा रखे हैं उनको निकालेंगे। और ये जो ब्रैकेट है इसको निकालने के बाद जो टाइमिंग चेन की गाइड है उसको हम बाहर की साइड पुल आउट कर सकते हैं, और उसके बाद इसको नीचे की तरफ से स्लाइड करके हम बाहर निकाल लेंगे। ऑलराइट, तो अभी टाइमिंग चेन की जो गाइड है उसको निकालने के बाद हमें टाइमिंग चेन को रिमूव करना है, लेकिन उससे पहले ये एक 8 मिलीमीटर का बोल्ट है इसको निकालना पड़ेगा, बिकॉज टाइमिंग चेन को निकालने में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये आ गया 8 मिलीमीटर का बोल्ट। उसके बाद ये एक ब्रैकेट है, और उसके बाद एक स्प्रिंग है, और उसके बाद इसकी हाउसिंग है, और इसमें भी एक साइड कट बना हुआ है। अब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये किसी टाइप का एक वाइब्रेशन डैम्पर है, बाकी इसके बारे में मैं आपको रिसर्च करके बताता हूँ। और अभी जो टाइमिंग चेन है उसको निकालते हैं। और इसी के साथ जो लेफ्ट साइड का वर्क है वो एक बार के लिए फिनिश हो गया है। अभी राइट साइड की तरफ मूव ऑन करेंगे, और स्टार्टर मोटर को निकालने के लिए दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, इनको खोलना है। और बोल्ट्स को निकालने के बाद जो स्टार्टर मोटर है उसको इसकी अपोजिट साइड से थोड़ा सा टैप करना है, और उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं। और मेक श्योर इसकी जो ओरिंग है वो डैमेज ना हो। और अभी सबसे पहले जो किक लीवर है उसको रिमूव करेंगे, तो उसके लिए एक 12 मिलीमीटर का बोल्ट है उसको खोलना है। और अभी बारी है जो आरएच कवर है उसको निकालने की, तो उसके लिए सबसे पहले जो डिपस्टिक है उसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद जितने भी 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इन सबको खोलना है। और इन बोल्ट्स को भी आप क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही लूज करें। और अभी जो आरएच कवर है उसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और जो क्लच लीवर है उसके ऊपर इसकी कैप लगी रहती है, तो मेक श्योर वो इसके साथ ही रिमूव हो। इसकी यहाँ पर जो ओरिंग आती है वो डैमेज हो चुकी है, तो जब भी ये इंजन वॉश होता है तो सारा पानी यहाँ से जितना मतलब आ सकता है उतना पानी यहाँ पर आ जाता है, और वो इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो टेक्सचर है मिल्की टेक्सचर इंजन ऑयल का वो बन रहा है। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है उसकी जो कैप है उसको निकाल लेते हैं। तो उसके लिए 3 स्क्रूज हैं, इनको निकालना है। अगर ये ज़्यादा टाइट है तो फिर आप इम्पैक्ट ड्राइवर यूज़ करें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से भी इनको खोल सकते हैं। और अभी जो कैप है उसको हम बाहर की साइड पुल आउट कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा ऑयल निकलेगा, और साथ ही साथ इसका यहाँ पर एक गैस्केट लगा हुआ है, मेक श्योर आप इसको भी अच्छे से चेक कर लें। तो अभी जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है उसको निकालना है, तो उसके लिए बेसिकली ये जो स्पेशल नट है इसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए एक क्राउन टाइप में जो स्पेशल नट का रेंच आता है उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ एक गियर लॉक का जो टूल आता है उसकी हेल्प से इसको पीछे से लॉक करना है, इसके जो गियर्स हैं उनको। वो चीज़ आप एक फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो वैसे ये 2% जॉब हो गई थी तो इसको मैंने लूज़ कर लिया है, अभी इसको रिमूव कर लेते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज ही खुलेगा। और उसके साथ एक वॉशर भी होना चाहिए,
बिल्कुल है, ये एक वॉशर है। और उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर है वो है बेसिकली। और अभी जो ऑयल फ़िल्टर है उसकी ये जो गियर है प्लास्टिक वाली, इसको निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इसको एज इट इज़ ही निकालना है। और अभी जो गैस्केट है उसको रिमूव कर लेते हैं। वैसे अगर आपने जो इंजन खोला है वो पहली बार डिसमेंटल हो रहा है तो ये इतना आसानी से नहीं होगा। और साथ ही साथ ये एक डाउल है, इसको भी निकाल लेते हैं। और सेम ऐसी जो आरएच कवर है इस साइड वाली उसमें रह गई है, तो वो भी मैं निकाल लूँगा। और अभी जो गैस्केट है उसको हटाने के बाद ये एक स्ट्रेनर है, इसको निकालना है। और अभी जो दो ये 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको रिमूव करके जो ऑयल पंप है उसको भी निकाल लेंगे। और दोनों बोल्ट्स हैं उनको निकालने के बाद में जो शाफ्ट है उसको होल्ड करके जो ऑयल पंप है उसको भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई गैस्केट नहीं लगा हुआ है। और जो ऑयल पंप है उसके अंदर दो डाउल्स लगी हुई हैं जिनको मैं एक बार एज इट इज़ ही रख रहा हूँ, बिकॉज जब क्लीनिंग करेंगे तब इसका जो ये स्क्रू है इसको ओपन करके जो ऑयल पंप है उसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो जो क्लच असेंबली है उसको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ये 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको रिमूव करना है। और उसके लिए फिर से जो गियर लॉक है उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। और एक बार जो बोल्ट्स हैं वो लूज़ हो जाएं उनके बाद इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली रिमूव करना है। बिकॉज जो स्प्रिंग्स हैं हम उन पर जो लोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। अदरवाइज़ किसी भी एक स्प्रिंग पर अगर सारा लोड आ जाएगा तो चांसेस हैं कि वो स्प्रिंग डैमेज हो सकती है। और जब स्प्रिंग्स कम्प्लीटली अनलोड हो जाएं तो उसके बाद जो बोल्ट्स हैं उनको आप इंडिविजुअली रिमूव कर सकते हैं। और अगर क्लच रिलीज़ बैरिंग है वो आप रिमूव कर पाएँ इजीली तो आप उसको भी निकाल लें। और उसके बाद आएगी जो होल्डर प्लेट है वो, और फिर जो स्प्रिंग्स हैं उनको निकालना है। और अभी क्लच का जो हब है उसको रिमूव करने के लिए, क्लच को होल्ड करने के लिए जो स्पेशल टूल आता है उसकी हेल्प से ये 19 मिलीमीटर का एक नट है, इसको लूज़ करना है। तो ये कुछ ज़्यादा ही टाइट था तो काफ़ी सारे लोगों की हेल्प लगी तो जाकर के ये खुला है। वैसे ये एंटी क्लॉकवाइज ही खुलता है। इस नट को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद इसका जो वॉशर है उसको निकालना है। और उसके बाद ये जो 4 स्टड्स दिख रहे हैं आपको, इनको होल्ड करके आप जो पूरी असेंबली है उसको एज इट इज़ ही निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद एक वॉशर मिलेगा आपको यहाँ पे, तो उसको भी निकाल लें। अभी जो क्लच की हाउसिंग है उसको निकालना है, तो क्लच की हाउसिंग को आप पुल आउट कर लें और कुछ इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद एक स्लीव बोल सकते हैं आप, या फिर बुशिंग या फिर कॉलर, जो कि आपको जो गियर की जो शाफ्ट है उसके ऊपर लगी हुई मिलेगी। क्लच हाउसिंग को थोड़ा सा स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराने के लिए उसको निकालना है। और यहाँ पर और कोई भी वॉशर नहीं है। और अभी जो प्राइमरी गियर है उसको निकालना है, तो ये कुछ इस तरीके से स्लाइड आउट हो जाएगा। और इसमें एक क्वार्टर पिन मिलेगी, उसको भी निकालना है। लेकिन उससे पहले एक और स्लीव लगी हुई है, उसको निकालते हैं, ये वाली। और अभी जो क्वार्टर पिन है वो ये काफ़ी आसानी से निकल गई है, ये कुछ इस तरीके की दिखती है। तो अभी हमारी जो गियर शाफ्ट है उसको स्लाइड आउट कर लेते हैं। गियर शाफ्ट को निकालने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि गियर शाफ्ट का जो दूसरा सिरा है, दूसरा एंड है, उसको आप अच्छे से क्लीन कर लें। अदरवाइज जो भी इस पर डर्ट लगी हुई है उस साइड में, वो पूरा जो क्रैंकेस है उसके अंदर जो सरफेस है उसको डैमेज कर देगी। और फिर नई गियर शाफ्ट या फिर आप इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे तब प्रॉब्लम आ सकती है। गियर शाफ्ट को निकालना बहुत सिंपल है, आपको जस्ट इसको स्लाइड आउट करना है। और यहाँ पर एक वॉशर मिलेगा, ये रहा गियर शाफ्ट का। तो अभी ये वाली गियर है, इसको निकालेंगे। और इसके लिए जो ये सी क्लिप है इसको निकालना है। तो मैं एक सी क्लिप रिमूवर टूल यूज़ कर रहा हूँ, उसकी हेल्प से जो सी क्लिप है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक वॉशर मिलेगा, ये वाला, इसको निकालना है। और उसके बाद आप जो ये गियर है इसको पुल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक स्लीव भी मिलेगी, ये वाली, और इसके नीचे एक और वॉशर मिलेगा जो कि ये रहा। और अभी बारी है जो किकशाफ्ट है उसकी स्प्रिंग को निकालने की। तो इसकी स्प्रिंग यहाँ पर लॉक्ड है, इसको यहाँ से पुल आउट करेंगे और उसके बाद जो स्प्रिंग है वो निकल जाएगी। और स्प्रिंग्स निकालते टाइम थोड़ा प्रिकॉशन रखनी चाहिए। और इसको रिलीज़ करने के बाद में यहाँ पर एक बुशिंग है, उसको निकालना है।
और बुशिंग को निकालने के बाद हम जो स्प्रिंग है उसको रिमूव कर सकते हैं। और स्प्रिंग और बुशिंग को निकालने के बाद हम जो किक शाफ्ट है उसको एज इट इज़ निकाल सकते हैं। अब बिकॉज यहाँ पर जो किक का जो भी ऑपरेशन है वो RH क्रैंकेस में ही हो जाता है, ये क्रैंकेस के ऑल द वे सेंटर तक नहीं जाती है, तो हम इसको एज इट इज़ निकाल सकते हैं। तो इसको जस्ट पुल आउट करना है और ये निकल जाएगी। और इसमें पीछे की साइड कोई भी वॉशर वगैरह नहीं है। और अभी जो गियर सेलेक्टर है उसकी जो है स्टार शेप प्लेट है इसको निकालना है, लेकिन उससे पहले जो इसकी स्टॉपर प्लेट है उसको निकालेंगे। तो दोनों में 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगते हैं, तो इनको 1 बाई 1 रिमूव कर लेते हैं। और इसमें भी स्प्रिंग लगी हुई रहती है, तो इसको भी निकालते टाइम थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें। सबसे पहले इसका 10 मिलीमीटर का वॉशर निकलेगा, उसके बाद जो सेलेक्टर की प्लेट है वो निकलेगी, और उसके बाद यहाँ पर एक वॉशर होना चाहिए था जो कि आई थिंक अंदर की साइड गिर गया है। और उसके बाद इसकी जो स्प्रिंग है उसको निकालना है, ये रहा। तो ये जो वॉशर है ये यहाँ पर लगना था, और उसके बाद जो स्प्रिंग है वो लगनी थी। तो सबसे पहले इसको इसकी जो लास्ट वाली पोजीशन है वहाँ पर ले आएंगे, और उसके बाद इसको रिमूव कर लेंगे। और इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इसको टाइट करते टाइम या रिमूव करते टाइम अगर ये ज़्यादा टाइट होगी तो चांसेस हैं कि आप जो सेलेक्टर के टीथ हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए जो हाई एंड बाइक्स आती हैं उनके अंदर इसमें थ्रेड लॉकर लगा रहता है, बिकॉज़ फिर वाइब्रेशंस और जो लोड है वो भी ज़्यादा हो जाता है। अभी जो प्लेट है उसको निकालना है। इसमें यहाँ पर आपको 2 लोकेटिंग पिन्स मिलेंगी जो कि कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ये बेसिकली जो प्लेट है उसको इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसके ऊपर होल्ड रखने में हेल्प करती हैं। इस साइड का काम है वो फिनिश हो चुका है अभी के लिए। अभी फिर से हमें लेफ्ट साइड की तरफ मूव ऑन करना है, और अभी LH साइड में जितने भी 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको रिमूव करना है। तो इनको भी क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही रिमूव करेंगे। और बाहर जितने भी 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको रिमूव करने के बाद में हमें जो क्रैंकेस के अंदर कुछ 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो 1 2 3 एंड 4 ये 4 बोल्ट्स हैं, इनको रिमूव करना है। और अभी चांसेस हैं कि ये 3 क्लैंप्स हैं, इन्होंने क्रैंक शाफ्ट का जो बेरिंग है उसको होल्ड करके रखा है। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं इन तीनों बोल्ट्स को भी रिमूव कर रहा हूँ। और उसके बाद ये तीनों जो ब्रैकेट्स हैं इनको भी निकाल लेते हैं। और इसी के साथ हमारा लेफ्ट साइड में जितना भी वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी राइट साइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। और अभी जो लास्ट बोल्ट है राइट साइड में वो ये 10 मिलीमीटर का बोल्ट है, तो इसको रिमूव करते हैं। और उसके बाद हमारा जो क्रैंकेस है उसको हम सेपरेट कर पाएंगे। राइट, तो अभी एक प्लास्टिक मैलेट की हेल्प से बेसिकली दोनों क्रैंकेस हैं उनको सेपरेट करने की ट्राई की है मैंने, और कुछ हद तक ये सेपरेट हो भी गए हैं। सबसे पहली टिप तो यही है कि आप प्लास्टिक या रबर का ही मैलेट यूज़ करें। वैसे क्रैंकेसेस में कुछ जगह पे क्लैंप्स वगैरह बना के रखे होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, बट इसमें उनमें से कुछ टूटे हुए हैं, बिकॉज प्रीवियसली जब इसको सेपरेट करने की कोशिश की गई थी तब वो डैमेज हो गए होंगे। तो अभी मैं जो स्टार्टर मोटर का एरिया है वहाँ पर बेसिकली टैप करके इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस साइड से, और दूसरी साइड से जहाँ पर जो फुट रेस्ट लगते हैं उस एरिया पे थोड़ा टैप करके। और अभी आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। इट इज़ हैपनिंग। तो ये रहा हमारा क्रैंक केस। इसमें बेसिकली एक डाउल यहाँ पर है और जो दूसरी डाउल है वो इस वाले पोर्शन में है, तो इन दोनों को रिमूव करना है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कोई भी वॉशर वगैरह इसमें ना रह गया हो। साथ ही साथ इसमें जो बैरिंग्स यूज़ किए गए हैं वो भी नीडल टाइप बैरिंग्स हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और अभी जो क्रैंकशाफ्ट है उसका जो जिस साइड का हमने सेक्शन निकाला है उस बैरिंग के ऊपर एक स्लीव लगती है, उसको निकालना है सबसे पहले। और अभी जो क्रैंकशाफ्ट है उसको निकाल लेते हैं। और क्रैंकशाफ्ट एज इट इज़ पुल आउट हो जानी चाहिए बिल्कुल। और मेरा गैस बिल्कुल सही था। ये जो बैरिंग है इसको वो जो 3 होल्डर्स हमने निकाले थे, जो ब्रैकेट्स थे, उन्होंने होल्ड कर रखा था। तो अगर वो जो 3 ब्रैकेट्स थे उनको हम नहीं निकालते तो जो क्रैंक है वो जो क्रैंक केस है उसी के अंदर लगी रहती। और क्रैंक है उसकी ओवरऑल कंडीशन तो सही लग रही है, लेकिन जो क्रैंक है वो रिपेयर्ड है और इसके अंदर जो बैलेंसिंग करने का जो तरीका है वो मुझे तो सही नहीं लगा। इसमें एक साइड से जो वेट है वो ग्राइंड किया हुआ है। देखते हैं अब इसका क्या करना है। एक बार इसको साइड में रखते हैं।
और अभी यहाँ पर एक वॉशर है, उसको निकालना है। और उसके बाद हम जो सेलेक्टर है ये वाला, इसकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। इसमें वैसे गियर बॉक्स 4 स्पीड ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें 2 शिफ्ट फोक्स दे रखे हैं, जो कि एक अगेन ओवर इंजीनियरिंग स्पेक ही है। तो सबसे पहले इसकी जो शाफ्ट्स हैं उनको निकालेंगे। सबसे पहले एक जो फोक है उसकी शाफ्ट को निकालते हैं, और अब बारी है दूसरी वाली शाफ्ट को निकालने की। और अभी के लिए जो सेलेक्टर फोक्स हैं उनको साइड में करता हूँ मैं, जिससे कि जो मैं गियर सेलेक्टर है उसको निकाल पाऊँ। और अभी इन दोनों को साइड में करने के बाद जो सेलेक्टर है उसको पुल आउट कर सकते हैं। और सेलेक्टर के ऊपर किसी भी टाइप का वॉशर वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो अभी इसको साइड में रख देते हैं। और जो सेलेक्टर है उसको निकालने के बाद हम जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको निकाल सकते हैं। तो इनको जस्ट स्लाइड आउट करना है, और ये दूसरी साइड का। और फाइनली जो हमारा गियर बॉक्स है, बेसिकली ये 2 गियर शाफ्ट्स हैं, इनके ऊपर जो गियर्स लगे हुए हैं, इसी पोर्शन को हम गियर बॉक्स बोल सकते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको या तो आप एज इट इज़ निकाल सकते हैं, या फिर आप 1 बाई 1 भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ऊपर वाली जो गियर है इसको निकाल लेता हूँ। इसके साथ एक स्लीव निकलेगी, और फिर उसके बीच में एक वॉशर लगा हुआ है। उसके बाद में ये वाली जो गियर शाफ्ट है, इसमें नीचे की साइड से गियर्स हैं वो डिसमेंटल होंगे, इस साइड से कुछ भी डिसमेंटल नहीं होगा। उसके बाद में एक सेलेक्टर है ये वाला, इसको निकाल सकते हैं। और इसमें इतना सब कुछ निकालने के बाद में हम ये वाली जो शाफ्ट है इसको निकालेंगे। तो इसको जस्ट ऊपर की साइड पुल आउट करना है, और ये कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाएगी। अभी इसके अंदर एक इसका सेलेक्टर है, जिसको हम एक बार लगा देते हैं टेम्परेरीली। और उसके बाद एक गियर है, और इस गियर के बीच में एक छोटा सा वॉशर है, और एक वॉशर और है यहाँ पर। तो ये वाली जो गियर शाफ्ट है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार इसको साइड में रखते हैं, और अभी के लिए ये वाली जो शाफ्ट है इसको रिमूव करते हैं। तो इसको भी ऊपर की साइड पुल आउट करेंगे। इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन था ये थोड़ा सा प्रॉपर्ली क्लीन नहीं था। उसके बाद ये एक स्लीव है, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से लगी हुई थी। और ये हमारी जो लास्ट वाली जो गियर है वो है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक बार रख लेते हैं। और लास्ट में ये एक वॉशर है। और उसके अलावा ये जो क्रैंक केस है, इसके अंदर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कि डिसमेंटल करना नेसेसरी है इंस्पेक्शन के लिए। राइट, तो बस डिसमेंटलिंग वाली प्रोसेस में सिर्फ इतना ही था। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी, वैसे पीछे एक और बिगड़ी पड़ी है, तो ये सब चलता रहता है। बट इसकी जब भी वीडियो आएगी उसमें इंस्पेक्शन करेंगे, और उसके बाद इसकी फाइनल असेंबली हो जाएगी। तो मुझे भी जल्दी रहती है, ऑब्वियस सी बात है, सारी मेरी बाइक्स नहीं है, उनको डिलीवर करना रहता है, तो जल्दी ही करने की मैं कोशिश करता हूँ। और वैसे इस वाली वीडियो में हमने ये सब डिसमेंटल किया, तो उससे एक चीज़ तो काफ़ी कंफर्म हो गई है कि शाइन है वो काफ़ी ओवर इंजीनियर्ड बाइक है। तो अगर कोई कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह इसमें करने की सोच रहा है तो हाँ, कंसिडर कर सकते हो। सिलेंडर बोरिंग, पोर्टिंग, और उसके साथ ही साथ इसमें बिगर जेट्स लगा करके इसकी पावर इंप्रूवमेंट भी हो सकती है, अगर कोई कॉलेज प्रोजेक्ट के तौर पे या फिर ऐसे कुछ करना चाहता है तो। एनीवेज, बस यही था इस वाली वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।